प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट से मुसलसल छठा खिताब। कहते हैं ड्रोन हमले किसी मसले का हल नहीं। वफाकी काबीना का पहला इजलास। नवाज शरीफ कहते हैं बददयानती कबूल नहीं, मेहनती वुज़रा मेरे दोस्त होंगे। रोशनियों का शहर कराची खून के दियों से जल रहा है। इमरान खान का ईद के बाद इलेक्शन में धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। 21 रुकनी पंजाब काबीना ने हलफ उठा लिया। चैंपियंस ट्रॉफी फैसला कुन मार्का। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ 235 रन के ताक़ुब में। और क्या पाकिस्तान में यूट्यूब के बाद गूगल भी बंद होने जा रहा है? आज इस्लामाबाद सियासी सरगर्मियों का मरकज बना रहा। जमहूरियत का समर नजर आ रहा था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने काबीना के पहले इजलास की सदारत की तो दूसरी तरफ सदर ने एक नई तारीख रकम की। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से छठा खिताब किया। यह रवायत है कि सदर का खिताब हुकूमत लिख कर देती है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दो हरीफ जमातें हैं। आज ये खासा मुश्किल मरहला था। ताहम वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी सदर का खिताब सुनने के लिए ऐवान में मौजूद थे। खिताब में वफाकी हुकूमत की मुस्तकबिल की पॉलिसियों की झलक नजर आ रही थी। उन्होंने आज के दिन को तारीख का अजीम दिन और इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली को जमहूरी कुव्वतों की फतह करार दिया। सदर ने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। उन्होंने दो टोक लफ्ज़ों में कहा कि आज के पाकिस्तान में आमरीत की कोई गुंजाइश नहीं। इंतखाबी निताज पर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जमहूरी अमल के मुकम्मल होने पर खुशी है और हमें माजी की गलतियों से सबक सीखना होगा। आइन को मुअत्तल करना या तोड़ना बगावत है। पार्लियामेंट और हुकूमत आइन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये बात जाहिर कर रही थी कि हुकूमत आइन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त फैसला करना चाहती है। ड्रोन हमलों के बारे में सदर ने कहा कि ड्रोन हमले बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कार आमद नहीं। चीन के साथ ताल्लुकात अहम हैं। खित्ते में असले की दौड़ नहीं चाहते। उन्होंने इस्लामी दुनिया से ताल्लुकात को भी अहम करार दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी आज काबीना के पहले इजलास में अहम फैसले किए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वज़रा से कहा कि काम करने वाला ही उनका दोस्त है। हर 3 माह बाद वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और जिसने कारकर्दगी ना दिखाई उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ का अपने वज़ीरों को पैगाम था कि वो बातों की बजाय काम पर तवज्जो दें। एक तब्दीली नज़र आ रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिताब और काबीना के पहले इजलास के हवाले से गुफ्तगू के लिए आज तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जनाब चौधरी गुलाम सरवर खान हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप मौजूद थे पार्लियामेंट में भी और आपने आज सदर साहब का खिताब भी सुना। एक झलक नज़र आ रही थी जिसमें बड़े अहम मामलात पर गुफ्तगू हुई। एक बात जो सदर साहब ने कही जिस पे मैं आपका कमेंट चाहूँगा कि आइन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप समझते हैं हुकूमत ये करेगी कार्रवाई? लेकिन इस वक्त तो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। फिर देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे उसी तरह अमल दरामद हुकूमत करती है या नहीं। तो मेरा ख्याल है उसके बाद उनके पास जवाज़ बाकी नहीं रहेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस फैसले के बाद कितने लोगों के ख़िलाफ़ ये एक्शन होगा। वो फ़र्द वाहिद ने तो ये सब कुछ किया नहीं। वो तो आसमान पर थे, नीचे करने वाले बहुत सारे और लोग थे। तो क्या आया वो एक बंदे के ख़िलाफ़ एक्शन होना है या उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन होना है? अगर एक के ख़िलाफ़ होना है तो हो सकता है हो जाए, अगर सब के ख़िलाफ़ होना है तो हो सकता है ना हो सके। तो अभी बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इस पे मामला सब जुडिस भी है, सुप्रीम कोर्ट इसे देख रही है। अभी जब बाल आएगी हुकूमत की कोर्ट में तो उस वक्त देखा जाएगा कि किस सेंस में से लिया जाता है और किस तरह उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है। अच्छा, एक आज सदर साहब ने और बात कही जिसमें उन्होंने जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं उसके हवाले से भी कहा। एक बड़ी खुश आइन बात थी कि उन्होंने कहा कि चाइना के साथ जो हैं
वो ताल्लुकात हमारे बरकरार रहेंगे। और बड़ा अहम काम हमने लेना है चाइना से, गवादर पोर्ट भी उनके पास है, एक बड़े जो तरक्याती मंसूबे की भी बात की जा रही है। इससे पहले चाइना पाकिस्तान के लिए जो बिजली पैदा करने के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी इमदाद की बात उसने की है। एक वाज़े हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत किस डायरेक्शन पे जा रही है। आपने बजा फरमाया जी कि फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए और उसमें रद्दो बदल नहीं होना चाहिए। और चाइना हमारा आजमाया हुआ दोस्त है और उसने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। वो हमारे साथ इंतहाई सिंसियर भी हैं। और जो अभी हाल ही में जो पिछली गवर्नमेंट ने गवादर का प्रोजेक्ट उनके हवाले किया, गवादर बंदरगाह उनके हवाले की, और फिर जिस तरह मियाँ साहब ने भी बात की कि काशगर से लेके खंजराब तक और खंजराब से लेके गवादर तक उसमें मोटरवेज़ भी होंगी और ट्रेन का ट्रैक भी होगा, तो अल्लाह करे अच्छी बात है। और इसके साथ ही साथ दूसरी बात जो मियाँ साहब करनी भूल गए थे, मेरा ख्याल है वो भी एक अच्छी बात है, उस पर भी बात भी होनी चाहिए और उस पर भी अमल होना चाहिए कि जो ईरान के साथ साबका हुकूमत ने एक मुआहदा किया था गैस पाइपलाइन का, उसे मियाँ साहब अपनी स्पीच में भी गोल कर गए और उसका कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा। और उनका मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि हम उस प्रोजेक्ट को रीविज़िट करेंगे। मेरा ख्याल है काफ़ी सोच विचार के बाद ये फ़ैसला हुआ था कि हमने ईरान के साथ ये मुआहदा करना है और उनसे गैस लेनी है, और किसी हवाले से ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं हो सकता था। मैं समझता हूँ कि जो फ़ैसले ये दो हुए हैं पिछली गवर्नमेंट ने किए हैं वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हैं और मौजूदा हुकूमत को उन दोनों फ़ैसलों पर ट्रू सेंस में उस पर अमल दरामद करना चाहिए। एक और बात जो सदर पाकिस्तान ने बड़ा खुल कर कही ड्रोन हमलों के हवाले से कि ये ड्रोन हमले किसी के मफाद में नहीं है और इनसे जो मकसद है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो पूरा होता हुआ नज़र वो नहीं आ रहा। मकसद एक नज़र ये आ रहा है कि इस वक्त जो हुक्मरान जमात है मुस्लिम लीग नून, वो भी जो अपोजिशन में आप एक बड़ी जमात हैं तहरीक इंसाफ भी, और सदर मुमलिकत का ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, तो एक कंसेंसस नज़र आ रहा है पाकिस्तान की सियासी क़यादत में इस इशू पर कि ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए। आप समझते हैं ये कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा या आगे चलकर आप ऐसी हिकमत अमली बना सकेंगे कि जिससे अमेरिका पर प्रेशर पड़े, ड्रोन हमले ना हों? हम तो जी इससे भी आगे जाना चाहते हैं कि तमाम नेशनल इश्यूज़ जितने भी हैं उस पर कंसेंसस होना चाहिए, और ये काम हुकूमत वक्त का है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से रब्ता करे, उन्हें इस बात पे कायल करे और उस पर कंसेंसस डेवलप करे। और उसमें टॉप प्रायोरिटी हमारी टेररिज्म का ख़ात्मा, लॉलेसनेस का ख़ात्मा, अमन व अमान की बहाली और ख़ासकर ड्रोन हमलों में रुकावट। देखें 5 साल से ये बातें हम सुनते चले आ रहे हैं। पार्लियामेंट ने इस पर रेजोल्यूशंस भी पास किए हैं लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। प्रेसिडेंशियल स्पीच में भी इस पर बात की गई और ये एक रवायती बात की गई। अब इस पर अमल दरामद करने का वक्त आ गया और तहरीक इंसाफ का बड़ा क्लियर स्टांस है कि हुकूमत आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं, इस इशू पे हम उनके साथ हैं। ड्रोन हमले रुकवाने के लिए जो भी वो स्ट्रेटजी बनाते हैं इंशाअल्लाह ताला पीटीआई उनके साथ खड़ी होगी। तो टेररिज्म के ख़ात्मे के लिए, ड्रोन हमलों की रुकावट के लिए जो भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इत्मीनान में लेके जो भी फ़ैसला करे, बल्कि फ़ैसला करना चाहिए और जो फ़ैसला करें उस पर अमल दरामद करना चाहिए। सिर्फ बातों की हद तक ये बात नहीं होनी चाहिए, रेजोल्यूशंस की अमल होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। अच्छा, एक तकारीर की हद तक ये बात नहीं होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। अच्छा, एक कमेंट फरमा दीजिएगा मुख्तसर। सदर साहब ने भी आज अगरचे जो सियासी अमल है उसकी तारीफ की, लेकिन ये कहा कि इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यकीनन जी कि इस पे हमारे तो बहुत ही सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं तो बड़ा वाशगाफ अल्फाज में कहूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी का ये 8वां इलेक्शन लड़ा हूँ और इस तरह का इलेक्शन इससे पहले मैंने नहीं देखा और किसी तरह भी इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कहा जा सकता। लेकिन पाकिस्तान के ग्रेटर इंटरेस्ट में और जमहूरियत को रवान दवान रखने के लिए कि जमहूरियत की गाड़ी कहीं डीरेल ना हो जाए, पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस भी हैं और यकीनन पीटीआई की सबसे बढ़ के रिजर्वेशन हैं और हम इस सिस्टम को जारी सारी रखना चाहते हैं। इसलिए हमने हलफ भी लिया और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन रिजर्वेशंस यकीनन है और इस पे बात भी होगी। इमरान खान साहब अपनी फर्स्ट स्पीच में भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम सरवर साहब, बहुत शुक्रिया। गुलाम सरवर खान कह रहे थे कि सिस्टम को चलाने के लिए हमने हल्फ भी लिया और आज कौमी असम्बली में भी बैठे हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन थे ये
जो धांधली हुई है पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी धांधली नहीं हुई, और उनका ये कहना था कि सिर्फ सिस्टम को चलाने के लिए, जमहूरियत के अमल को आगे ले जाने के लिए वो असम्बलियों में बैठे हैं। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। रोशनियों का शहर कराची खून के दियों से जल रहा है। गुज़श्ता 3 दिनों से बदअमनी की एक नई लहर ने शहर कायद को अपनी लपेट में ले रखा है। अब तक 24 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया है। सिंध की 2 बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और MQM ने इस सारी सूरत हाल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। MQM के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन का कहना था कि सिंध पर सिर्फ दही तबके की हुकूमत है, शहरी तबके की कोई नुमाइंदगी नहीं है। उधर सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध में गवर्नर राज नाफिज नहीं करने दिया जाएगा। सियासी हलकों में एक नई तशवीश है इन बयानात के बाद। ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि हर गुजरते दिन के साथ कराची के हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। रोशनियों के शहर में जहाँ कभी अक्ल दानिश के चर्चे हुआ करते थे, वहाँ अब जिंदगी की तमाम रानाइयाँ कत्लो गारत के गुमराह अंधेरों में गर्क हो चुकी हैं। आज कराची में रंग है लेकिन सिर्फ लहू का, गूंज है लेकिन सिर्फ धमाकों की। ऐसा लग रहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे भत्ताखोरों, अगवाकारों और टारगेट किलर्स के हाथों बेबस हो चुके हैं। ना तो राह चलते बेगुनाह महफूज हैं और ना ही अपने घरों में बैठे मासूम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये कैसा मौत का रक्स है। लोग कट रहे हैं, शहर कायद जल रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। MQ और पीपल्स पार्टी के कायदीन खदशे का इजहार करते हुए नजर आते हैं। उनके मुताबिक कराची शहर की ये सूरत हाल एक बड़े प्लान का हिस्सा है, जिसका मकसद अवामी वोटों से मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत को हटाकर गैर जमहूरी ताकतों को मुसल्लत करना भी हो सकता है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियोज़ में पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहबा, और हमें MQM के आसिफ हसनैन साहब भी ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला फारूकी साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम। शर्मिला साहबा, ये शर्जील मेमन साहब ने बात की 2 दिन कबल, जिससे तमाम एक हलकों में ये तशवीश है कि गवर्नर राज नाफिज करने की कोई प्लान लग रहा है, जिस उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। कुछ बयान फरमाइएगा कि ये सब कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं। देखिए समीर साहब, मैंने उस दिन भी ये बात आपसे कही थी कि ये जब 11 मई के इलेक्शंस हुए उसके बाद हमने ये देखा कि एक तरीक़ेकार होता है ना फीलर छोड़ने का। हमने अखबारात की खबर देखी, फिर हमने देखा कि जिस तरीके से मुलाकातें हो रही थी मुमताज़ भुट्टो साहब से, फिर जिस तरीके से वो उनकी वोट टेकिंग सेरेमनी में सफ़े अव्वल की फहरिस्त में बैठे हुए थे, उसके बाद फिर उनकी 1-to-1 मुलाकात भी हुई 2 रोज़ कबल, और जिस तरीके से यहाँ पर भी सिंध के अंदर इलेक्शंस में जो 10 पार्टी अलायंस बनाया था उसमें भी मुमताज़ भुट्टो साहब जो थे वो सरे फहरिस्त थे और अक्सर मुलाकातों में वो पाए जाते थे। और ज़ाहिरी बात है कि अगर पीपल्स पार्टी को चिढ़ाना है या पीपल्स पार्टी के जालों को चिढ़ाना है या पीपल्स पार्टी को अगर आपने तंग करना है और उसके मैंडेट पे डाका डालना है, तो मुमताज़ भुट्टो से बेहतर कोई शख्स हो नहीं सकता जिसको आप गवर्नर बना दें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, आज जो सदर साहब ने अपनी स्पीच में बड़ी वाज़ेह तौर पे एक बात की कि द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड इज़ रिकन्सिलिएशन, उसके तहत अगर हम चलते हैं, चार्टर डेमोक्रेसी को अगर हम देखते हैं, तो बेशक ये प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का कि अगर वो गवर्नर को चेंज करना चाहें और अपनी मर्ज़ी का गवर्नर लाना चाहें, लेकिन कोई ऐसा शख्स हो जो कराची और ख़ुसूसन पूरे सिंध के हवाले से जो लोगों की ख्वाहिशात हैं या जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ऐसा शख्स हो जो उनको कम करने में एक अपना अहम किरदार अदा कर अच्छा सके। शर्मिला साहबा, ये तो आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन जो कराची की हुकूमत है उसका ये काम भी तो है कि जो सिंध में, कराची में जो लोग हैं उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आप देखें पिछले 3 दिनों में कितने लोग मर गए, ये जो वाक़यात हो रहे हैं सारे के सारे, क्या ये जो एक एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त जो सिंध हुकूमत है, वो भी आप नहीं समझती कि लोगों के जानो माल की हिफाजत में हमें नाकाम होती हुई नज़र आ रही है? देखिए समीर साहब, हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और पिछले 5 साल भी ये चैलेंज रहा। इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए, बहुत जगह हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन इस दफ़ा ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम इसमें फेल हो जाएं।
यहाँ पर आपने देखा होगा कि पहले दिन वज़ीर आला साहब ने जो पहली मीटिंग करी है वो कराची की लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन के हवाले से करी है। मज़ीद पुलिस एहलकार भर्ती करने की बात हुई है, पुलिस को मज़ीद इक्विप करने की बात हुई। और आज भी पिछले 3-4 दिन से अगर आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ हमें कशीदगी नज़र आ रही है या जहाँ जहाँ इंटेलिजेंस से आइडेंटिफाई हो रहे हैं क्रिमिनल एलिमेंट, आप कह रही हैं कि काम हो रहा है, इस पे हुकूमत काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ ही रहिए। मैं इस वक्त आसिफ हसनैन जो MQM के MNA भी हैं, उनको मैं शिरकत उस गुफ्तगू में शरीक करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम सलाम। आसिफ साहब, आप शर्मिला फारूकी साहबा की भी बात आप सुन रहे थे और अल्ताफ़ हुसैन साहब के भी बयानात आ रहे हैं। आपके जो वर्कर्स हैं वो मिसिंग भी हैं और कत्ल भी हो रहे हैं कुछ। इस सारी सूरत हाल आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है या कोई ग्रैंड प्लान है जिसमें कोई ऐसा लग रहा हो कि जो हुकूमत है उसको चलता करके वहाँ पर कोई गवर्नर राज लगाने की तैयारी की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अहम बात तो ये है कि जिस तरह आपने अगर जो बात अपनी कही कि इसमें कोई ग्रैंड प्लान भी है, तो गवर्नमेंट जो है पिछले 5 सालों में भी और आज भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और उसके पास ये इख्तियार है कि वो ये देखे कि कहाँ पर ये सारी सूरत हाल ख़राब है, किन किन इलाक़ों में, उसकी वजूहात क्या है। लेकिन हमें माजी में भी ऐसा लगा और आज भी जो सूरत हाल कंटिन्यू नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि कराची जैसा शहर जो कि सिंध का हिस्सा है, लेकिन उसको किस तरह से इग्नोर किया जाता रहा और शायद ये समझा जाता रहा कि जी वो कराची सिंध से कोई अलहदा कोई शहर है, कोई अलहदा इलाका है। और कराची में जिस तरह कत्लो गारत गरी होती रही और आज भी जिन इलाक़ों में हो रही है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना जो रोल प्ले करना था वो किस हद तक किया, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब कोई चीफ़ मिनिस्टर अपना ओथ उठाता है तो उसमें ये बात शामिल होती है कि उस पर ये ज़िम्मेदारी है कि उसके सूबे के लोग, उनकी जानो माल के जो है तहफ़्फ़ुज़ हो, और ख़्वाह वो हुकूमत में बैठे हुए लोग हों, अपोजिशन में बैठे हुए लोग हों। लेकिन जैसे ही MQM अपोजिशन में बैठी, हमने देखा कि किस तरह कराची में MQM के लोग, वोटर, कारकुनान का कत्लेआम होता रहा। उसके साथ साथ लियारी जैसे इलाका के जिसके साथ वो एरियाज़ जिसमें जो है वो अगेंस्ट पीपल्स पार्टी वोट पड़े और वहाँ के लोगों ने जो है वो दीगर जमातों को वोट दिए। हम ख़ास तौर पर देख रहे हैं कि मुसलसल वहाँ पर कत्लेआम का सिलसिला जारी है। मैं ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं आपका कमेंट चाहूँगा एक, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो तो बलूचिस्तान में भी बहुत ख़राब है, वो तो KPK में भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन एक हमने देखा कि जैसे ही ये हुकूमत बनी सिंध में, तो जो चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट के, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई थी कि अगर सियासी मसलहतों को नज़र नहीं छोड़ा गया तो फिर हम ये इस बात की गारंटी ये कोई भी नहीं दे सकता कि ये जो मैंडेट है या ये जो निज़ाम है या जो हुकूमत है ये अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी। इस पर कुछ आप कमेंट फरमाइएगा। बिल्कुल आपने सही वजह कहा कि अब मैं नहीं समझता कि कोई सियासी मसलहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या गवर्नमेंट को होनी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ सूबाई हुकूमत उन्हीं के पास है, टोटल इख्तियार उनके पास है। हम अपोजिशन में बैठे हैं, हम आज भी चाहते हैं कि कराची के हालात बेहतर हों, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए वो विल ज़रूरी है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को चाहिए। और अगर आज भी कराची जैसे इलाके में बिल्कुल हसनैन साहब, मैं ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं यहाँ पर शर्मिला साहबा से कमेंट लेना चाहता हूँ। शर्मिला साहबा, आपने ये बात सुनी हसनैन साहब की, उनका ये कहना था कि सियासी एक विल होनी चाहिए। अब तो अपोजिशन में है MQM और कोई कोलिशन में पार्टी नहीं है, तो आप क्या समझती हैं कि अब आपके अंदर वो विल है कि आप एक्शन लेंगे क्रिमिनल्स के खिलाफ बिला तखसीस? देखिए समी साहब, पिछले 5 साल को 1 महीना छोड़ के समझे 4 साल और 11 माह मेरे भाई हसनैन की जमात हमारे साथ कोलिशन में सिंध हुकूमत के अंदर थी। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी विल नहीं थी? अगर हमारी नहीं थी तो फिर इनकी भी नहीं थी, किसी की भी नहीं थी, क्योंकि अगर हमारी विल नहीं थी, हम बदनीयत थे, तो ये हमारे साथ फिर 4 साल 11 महीने नहीं बैठते। बड़ी हकीकत की बात है। देखिए, साफ साफ बात करनी चाहिए
ये और बात है कि हमारे आपस में तहफ़्फ़ुज़ात रहे, इश्यूज़ रहे, कुछ हमारे इनके साथ रहे, कुछ इनके हमारे साथ रहे, कुछ ANP के रहे, कुछ फंक्शनल के रहे। डेफिनेटली हम लीड पार्टनर्स थे, लेकिन हम तमाम जमातों को साथ लेके चल रहे थे। सिंध असेंबली में कोई अपोजिशन लीडर ही नहीं था और हम ये चाहते थे कि जो मसाइल हैं सिंध के हवाले से वो सब मिल के बैठ के हल करें मुफ़ाहमत के ज़रिए, कंसेंसस के ज़रिए। बहुत बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला साहबा। हसनैन साहब, अगर आप इस हवाले से कोई कमेंट करना चाहें जो आखिरी बात की है शर्मिला साहबा ने। मैं बिल्कुल करना चाहूँगा। मैं आपको बिल्कुल वादे बता दूं कि जिस तरह सिंध में एक नया जो है वो सूरत हाल सामने आई है, जिसमें लोगों को किडनैप करके उनका कत्ल किया जा रहा है और जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों की लाशें मुख्तलिफ इलाक़ों से मिल रही हैं, ये इंतहाई सूरत हाल है और बलूचिस्तान से ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है। इस वक्त ज़रूरी है कि सिंध के अर्बन और रूरल एरियाज़ को एक साथ जो है वो करीब लाया जाए और अगर इसमें डिफरेंसेस इसी तरह बढ़ाए जाते रहे, जो कि जिम्मेदारी खालिसतन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की है, तो खुदा न खास्ता ये सूरत हाल बहुत आगे तक निकल जाएगी। बहुत और बहुत हम आज शुक्रिया हसनैन साहब जो कह रहे थे कि सिंध में सूरत हाल, कराची में सूरत हाल बहुत बुरी है। उनका ये कहना था कि ये सूरत हाल बलूचिस्तान से भी बुरी है और पीपल्स पार्टी को जो ब्रिज है देही और शहरी लीडरशिप में और इलाकों में जो एक गैप है उसको ब्रिज करना होगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। इमरान खान का ईद के बाद इलेक्शन में धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। 21 रुकनी पंजाब काबीना ने हलफ उठा लिया। लाहौर में आज इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों और कॉलम निगारों से गुफ्तगू करते हुए एक सियासी धमाका किया है। इमरान खान का कहना था कि इंतखाबात में ऐसी धांधली हुई है जिसकी पाकिस्तान में मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत ने शफाफ तहकीकात अगर नहीं करवाई तो ईद के बाद एहतजाज होगा। हर शहर, हर गली और हर सड़क पर ऐसा एहतजाज होगा जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ होगा। इमरान खान का कहना था कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में नहीं जाएंगे, इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत तमाम इंफॉर्मेशन मांगेंगे और आवाम के सामने हकायक को रखेंगे। वो सेहतयाबी के बाद असम्बली जाएंगे, हल्फ उठाएंगे और ये बताएंगे कि अपोजिशन किसे कहते हैं। उनका कहना था कि वो झूठ का पोल खोल देंगे। माजी में तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में तो ना उन्होंने पुलिस को ठीक किया और ना ही करप्ट लोगों को सज़ा दी, अब वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इमरान खान का ये कहना था कि नून लीग के 2008 में 6.8 मिलियन वोट थे और अब 14.8 मिलियन वोट। शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी थी कि इतना बड़ा मैंडेट मिला। इमरान खान का कहना था कि ड्रोन हमले किसी सूरत जायज़ नहीं है। वो ड्रोन हमले रुकवाने के लिए पहले हुकूमत से बात करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फ़ौजी भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन जब तक ड्रोन हमले हो रहे हैं ये अमेरिका की जंग है और इसे जीतने के लिए पहले पाकिस्तान की जंग बनाना होगा। आज अपनी गुफ्तगू में इमरान खान ने पुराने साथियों का भी बड़ी मोहब्बत से जिक्र किया, जिससे अंदाज़ा होता था कि वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि उनकी पार्टी से लोग उन्हें छोड़ के जाएं। फौजिया कसूरी के हवाले से उन्होंने कहा कि वो 17 साल से हमारी साथी हैं, ना वो हमें छोड़ सकती हैं और ना हम उन्हें कहीं जाने देंगे। लेकिन अब हम जिक्र करते हैं पंजाब काबीना का। गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद ने सूबाई काबीना से हल्फ लिया। 21 मेंबर काबीना है, छोटी है, महकमे ज़्यादा हैं। ज़्यादातर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपने पुराने साथी इस काबीना में शामिल किए हैं। ये काबीना कैसे अपने चैलेंजेस से निपटेगी, इस मरतबा क्या काबीना की तरजीहात होंगी, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने क्या विज़न दिया है अपने साथियों को, इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना मशहूद साहब। अभी शाम को उन्होंने हल्फ उठाया है सूबाई वजारत का। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब फरमाइए कि पंजाब बड़ा सूबा है, चैलेंजेस भी बहुत हैं, क्या विज़न दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये समझते हैं कि जी 2008 से 13 तक जो डिलीवरेंस थी पंजाब की, और एक ऐसी सूरत हाल में डिलीवरेंस थी जब वफाक हमसे ताउन नहीं कर रहा था, उसके बावजूद एक ऐसा चीफ मिनिस्टर के चाहे सैलाब हो, चाहे डेंगी हो, चाहे कोई किसी तरह के चैलेंज हो, उसको हमने हेड ऑन किया और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि पंजाब की और पाकिस्तान की आवाम ने जो मैंडेट हमको दिया है, आज हम ये समझते हैं कि हमें उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। हमने इसके लिए जो सबसे पहला आगाज़ किया है
वो ये है कि तमाम मिनिस्टर्स जब वो मिनिस्टर बनते हैं, जब वो ओथ उठाते हैं, तो उनको कुछ पैसे 10 लाख के करीब दिए जाते हैं, जिससे वो अपने घरों के अंदर जो एक शुरू से चल रहा था, हमने फौरी तौर पर उसका रज़ाकाराना तौर पर सीएम के साथ मिलकर हमने कहा कि हम ये पैसे बिल्कुल नहीं लेंगे। उसके बाद फिर डिस्क्रिशनरी फंड था तमाम मिनिस्टर्स का। हम ये फैसला कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ताला जब हमारा पहला कैबिनेट का इजलास होगा तो उसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला उसको भी फोरगो करेंगे कि ऑस्टेरिटी जो है वो इट बिगिंस एट होम। हम ये पैगाम लेकर चल रहे हैं कि हम पंजाब के अवाम के साथ उनके दुखों में खड़े होंगे। और डिलीवरेंस की बात जो है वो ये है कि हर 3 माह बाद हर मिनिस्टर की जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनेगी और उसकी रिपोर्ट, उसकी प्रोग्रेस को असेस किया जाएगा। और अगर उसकी प्रोग्रेस इस काबिल ना हुई तो ये हर 3 माह के बाद जो प्रोग्रेस होगी, इस प्रोग्रेस की बुनियाद पर यह फैसला होगा कि उस मिनिस्टर ने आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो हम इस वजारत को चैलेंज समझकर कबूल कर रहे हैं। हम इस मैंडेट का एहतराम करते हुए हम डिलीवरेंस की तरफ आ रहे हैं। जिस वजीर को जो महकमा मिलेगा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इस कैबिनेट के अंदर आप तमाम लोग वो देखेंगे जिनको पहले से तैयारी कराई गई है कि वो अपने जो मुतलका वजारत है उसके अंदर जाकर उन्होंने काम किस तरह करना है, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इस महकमे के जो लेकिन राना साहब ये तो आपकी बड़ी सही बात है और बड़ा ये अच्छा पैगाम भी है अगर इसी तरह बात हो। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि ये पंजाब में मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत थी। 2011 में बता दिया गया कि खसरे की वबा फूट सकती है, बच्चे मर सकते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि पंजाब के हर शहर में खसरे से मुतासरा बच्चे हैं और जो हलाकतें हैं वो सैकड़ों में चली गई हैं। तो ये इस हवाले से भी आज कोई बात हुई आपको कोई विजन में या प्रायोरिटीज़ में कि ये जो इस वक्त एक पाकिस्तान के पंजाब के गलियों में, घरों में खसरे ने जो एक मौत का रक्स शुरू किया है उसको रोकने के लिए क्या आप करेंगे? देखें, हमने जो सबसे पहला काम किया ना, जो एक इनकलाबी काम किया था, पीछे हमने एक डैशबोर्ड क्रिएट किया था जिसके ऊपर तमाम बीमारियां जो इस तरह के एपिडेमिक्स हैं इनका हमने एक पीरियड, इनका एक सर्कल, उसको हमने लिख के उसको अब हम उस डैशबोर्ड पर लेकर आ चुके हैं। ये दुनिया के बहुत चंद ममालिक के अंदर है जिसमें पाकिस्तान भी अब शामिल हो गया है कि हमारे जितनी एपिडेमिक्स हैं उनका हमारे पास पहले से रिकॉर्ड, और अब हम उसको पूरे का पूरा फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर जो लैब्स है वो इस बात का लैब्स है कि वो जो दवाई थी खसरे की वो 2011 में, इसमें बिल्कुल शुबा नहीं है कि ये दवा जो आना था इम्यूनाइजेशन के लिए वो 11 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो पहुंच गई। और बाकी जगह जहां जहां पर लैब्स हुआ उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने जो पहला अपना ओथ उठाने के बाद जो पहली मीटिंग हेड की वो इस मीजल्स के ऊपर थी, खसरे के ऊपर थी। उसके ऊपर तमाम सेक्रेटरीज को बुलाया गया, तमाम डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया, ख़ास तौर पर हेल्थ को बुलाकर उनसे पूछा गया कि ये वजह क्या हुई। इसमें जो डोनर एजेंसीज थी कुछ उनका लैब्स था, कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट का लैब्स था। लेकिन आज हमने इसके ऊपर बिल्कुल जिस तरह हमने डेंगू के ऊपर काम किया था, हम उसी तरह वॉर फुटिंग्स पे अब खसरे के खिलाफ निकल आए हैं। इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ही आपको ये फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमने एक एक चीज़, इस अवाम के जानो माल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। और इसमें जिसने जहाँ जहाँ पर लैप्स किया है, आप अगले चंद दिनों के अंदर देखेंगे कि उस कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उनमें से जो जिम्मेदारान है उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। राना साहब, एक और बात मियां शहबाज शरीफ साहब ने कही थी कि वो पटवारी कल्चर और पुलिस कल्चर के खात्मे की बात वो कह रहे थे कि वो करेंगे। 5 साल तक तो हुकूमत रही मुस्लिम लीग नून की सूबे में और बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आपकी रही, कहीं पे भी आपको कोई वो ब्लैकमेलिंग का सामना नहीं था जैसे कोलिशन पार्टनर्स की जानिब से होता है। तो अब आप कैसे इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि गुज़श्ता 5 साल में तो हमने ये देखा कि वो ख़त्म नहीं हुआ। देखें, अब मैं आपको इसका बताऊं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर हमने एक नया सिस्टम हाफजाबाद के अंदर हमने शुरू किया, फैसलाबाद में शुरू किया, ये सारा कुछ हमने कंप्यूटराइज किया। इस वक्त हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये कंप्यूटराइज रिकॉर्ड जो है ये अवेलेबल है। ये पायलट प्रोजेक्ट था, इसको हमने शुरू किया क्योंकि देखें इसके मतलब ये एक नया प्रोजेक्ट था, एक नया सिस्टम था। उसको हमने जब इम्प्लीमेंट किया वो अल्लाह के फजल से कामयाबी से चल पड़ा हुआ है। अब हम इसको हमारा टारगेट ये है कि इंशाल्लाह ताला अगले साल 1.5 साल में पूरे पंजाब के अंदर पटवारी की आपको ज़रूरत नहीं रह जाएगी। लैंड रिकॉर्ड सारे का सारा कंप्यूटराइज्ड आफ्टर डिजिटलाइजेशन अवेलेबल होगा और किसी को भी अगर अपनी फ़र्द लेनी है तो वो बगैर एक पैसा दिए, उसका राइट है, वो अपनी फ़र्द ले सकता है।
इस वक्त जो दीवानी मुकदमात हैं वो 70% ये गलत जो आपकी निशानदियाँ, ये जो गलत फर्दें इशू होती हैं उसकी बुनियाद पर हैं। हम इंशाल्लाह ताला ये अगले साल सवा साल के अंदर जो पायलट प्रोजेक्ट हमारे पहले एक ज़िले में चला, फिर हम उसको 3 ज़िलों तक लेके गए, अब हम इंशाल्लाह ताला अगले 1.5 साल में इसको पंजाब के बाकी तमाम ज़िलों में इम्प्लीमेंट कर देंगे और आवाम के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। ये आप बड़ा ये बिल्कुल एक बड़ी ऐसी आप बात कर रहे हैं जो खास तौर पर जो देही इलाकों में जो लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन ये जो पुलिस कल्चर की बात है कि हमने ये देखा कि रैंक्स क्रिएट हो गए, ऑफिसर्स की तादाद में इजाफा हो गया, लेकिन जो नीचे नफरी है जिसके ज़िम्मे ये काम होता है ना उसमें इजाफा हुआ, ना कोई ऐसे रिसोर्सेज मिले जिससे कोई डाटा कलेक्शन या डाटा मेंटेनेंस की जाए क्रिमिनल्स की, जो पूरी महज़ब दुनिया में डेवलप्ड वर्ल्ड में तरीके इख्तियार किए जाते हैं। बड़ा हमने देखा कि लैग किया पंजाब गवर्नमेंट ने उस हवाले से। इस दफ़ा फरमाइएगा कि क्या आपकी तरजीहात है और कितना एलोकेशन करेंगे आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए? देखें, 2-3 चीज़ें आप काइंडली ज़हन में रखिएगा कि जब हमने 2008 में इक़्तिदार संभाला था तो पुलिस और बाकी डिपार्टमेंट्स का हाल बहुत बुरा था। हमने मॉडल पुलिस स्टेशंस का कॉन्सेप्ट लेकर आए, हम फिर उसके साथ हमने मेरिट के ऊपर भर्तियाँ शुरू की। आज 2008 से 2013 तक पुलिस में चाहे वो कांस्टेबल की भर्ती थी, चाहे वो एएसआई की भर्ती थी, एक एक भर्ती मेरिट की बुनियाद पर हुई है। किसी राणा साहब ये आप दुरुस्त फरमा रहे होंगे, लेकिन ये भी हमने देखा कि लोगों को आर्जी बुनियादों पर नौकरियों में रखा गया क्योंकि उसमें रूल्स रिलैक्स किए जाते हैं और फिर वही जो आर्जी मुलाजमीन थे बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में उनको मुस्तकिल भी कर दिया गया। तो मेरिट को बाईपास करने का तरीका भी हमने देखा गवर्नमेंट ने अपनाया। नहीं, आप पहली तो बात है पुलिस की आपने बात की, उसमें मुझे एक आप मिसाल दे दें। हमने इसको इतना ज़बरदस्त किस्म का ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाकर फॉलो किया। फिर एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, पंजाब में जब हमने दो हैं राणा साहब, महकमा नहार है, जरा मेरी जरा बात, जितने आप अच्छे इंसान हैं जरा मेरी बात सुन लें तो जरा मैं क्लियर हो जाएगा। 2008 के अंदर पंजाब के अंदर भी टेररिज्म की लहर उसी तरह थी जिस तरह बाकी पाकिस्तान में थी। हमने मास्टर ट्रेनर्स को तैयार कराया, उनसे हमने फिर सिक्योरिटी एजेंसीज की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की बिल्डिंग की, जिसकी वजह से अल्लाह के फजल से पंजाब के अंदर बतदरीज हमने इस दहशतगर्दी की अफरियत पर काबू पाया। इस वक्त जो मसला हमारे सामने था, हमने मेरिट पर भी भर्तियां की, हम मास्टर ट्रेनर्स भी लेकर आए, हमने पुलिस की जो जो डिमांड थी उसको भी पूरा किया। लेकिन जो बेसिक हमें नज़र आया फ्लॉ वो था कि पुलिस ऑर्डर 2002 जो था उसके अंदर कुछ बेसिक अमेंडमेंट्स की ज़रूरत थी, जो उस वक्त क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पर ये काम होना था। आफ्टर जो अमेंडमेंट्स हैं अब हम ये इंशाल्लाह ताला वो अमेंडमेंट पूरा कराएंगे और राणा साहब बहुत फाल अदारा बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि वक्त का मसला है। बहुत शुक्रिया आपका। राणा साहब फरमा रहे थे कि इस दफ़ा बिल्कुल जो कोताहियाँ हैं, कमियाँ हैं वो नहीं होंगी और लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन किया जाएगा और ख़ास तौर पर मीज़ल्स के हवाले से देखेंगे, खसरे के हवाले से आप अगले 2-3 दिनों में देखेंगे कि हुकूमत किस तरह हरकत में आती है। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। चैंपियंस ट्रॉफी फैसला कुन मार्का, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ 235 रन के ताक़ुब में। और क्या पाकिस्तान में यूट्यूब के बाद गूगल भी बंद होने जा रहा है? आज चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेल रहा है। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 234 रन बनाए, जिसके जवाब में अब तक पाकिस्तानी टीम 52 रन बना चुकी है और उसके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल कादिर। अस्सलाम वालेकुम जनाब अब्दुल कादिर साहब। वालेकुम अस्सलाम समी भाई। 52 रन, 20 ओवर्स, 3 खिलाड़ी आउट। पाकिस्तानी कौम के दिल तो यूं बिल्कुल इस वक्त जो है बड़े घबरा रहे हैं, लोग परेशान हैं। आप भी परेशान हैं? बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरा दिल बड़ा मजबूत है और मुझे ऐसे लगता है कि इंशाल्लाह एंड ऑफ द डे पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। लेकिन 20 ओवर्स में तो सिर्फ 52 रन बने हैं, तो फिर आप किस वजह से आप इतने पुरुमीद हैं कि अगले 30 ओवर्स में पाकिस्तानी टीम ये स्कोर कर लेगी? इसलिए कि अगर ये अभी भी प्लान के साथ जाएं, 30 ओवर बहुत होते हैं आजकल। तो समी साहब 20 ओवर की जो क्रिकेट होती है उसमें तकरीबन 170, 180, 200 तक रन जो है ना वो चेज़ हो जाते हैं। अगर विकेट्स इन हैंड रहती है और आखिरी 10 ओवर तक बात जाती है, विकेट अगर हाथ में हुई तो इंशाल्लाह ताला बहुत आराम के साथ पाकिस्तान जो है ये मैच जीत सकता है। और दूसरी वजह ये है कि अभी जो 3 प्लेयर हमारे आउट हुए हैं
वो अगर पिछले मैचेस में भी देखने, इमरान फरत आउट हो गया था, उसके बाद हफीज़ भी और उसके बाद शुएब, ये तीनों बंदे जो अभी तक आउट हुए हैं वो ऐसे आदमी हैं कि जो अभी तक अपने टैलेंट के साथ इंसाफ नहीं कर सके, वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके। अभी भी मिसबा अंदर है, नासिर जमशेद अंदर है, दोनों बंदे जो हैं वो काफ़ी मेरा ख्याल है कि मैच को बना सकते हैं। और आने वाले बंदों में उमर अमीन यंग अपकमिंग टैलेंट है जो कि मेरा ख्याल है कि किसी बॉलिंग के ख़िलाफ़ भी बड़ा अच्छा खेल सकता है। और फिर बैकअप में कामरान अकमल है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह, मुझे तो बड़ी तवक्को है और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान ये मैच जीते, क्योंकि इससे भी बड़ा मैच जो है वो आगे इंडिया के ख़िलाफ़ आ रहा है। ये आप पूरी कौम की दुआ भी यही है, हमारी सबकी दुनिया न्यूज़ की भी यही दुआ है कि खुदा करे हमारी टीम ये मैच जीते। लेकिन कादिर साहब ये फरमाइएगा कि जब इस तरह का प्रेशर होता है, नॉर्मली जब स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो हमने देखा है कि बजाय इसके प्लेयर्स स्ट्रोक पर ज़्यादा इन्हिसार करें, वो सिंगल्स लेने का प्रोसेस वो भी जारी रहता है। और हमने देखा माजी में हमारे यहाँ बड़े ज़बरदस्त रनर्स थे बिटवीन द विकेट। आज हमें वो टीम में इतना ज़्यादा स्कोर भी नहीं था, लेकिन वो जो सिंगल रन लेने की जो एक प्रायोरिटी होती है वो हमें नज़र ही नहीं आई। ये बिल्कुल स्ट्रोक पर इन्हिसार करते हुए नज़र आ रहे हैं हमारे प्लेयर। समी साहब, मैंने उस दिन भी आपको कॉम्प्लीमेंट एक दिया था कि आपका जो सवाल होता है ना, उसके अंदर खूबसूरत सा एक जवाब खुद ब खुद छुपा हुआ होता है। देखिए, बात यह है कि क्या ज़रूरत है कि आप ऐसे अननेसेसरली जो है वो विकेट के ऊपर सिर्फ के रोकना, ये वो अपने नेचुरल स्ट्रोक को बिल्कुल ब्लॉक नहीं करना चाहिए। और ये ज़हन में रखते हुए कि मैंने आउट भी नहीं होना और मैंने रन्स भी करने हैं, और जो बॉल मुझे ज़रा सा लूज़ मिलेगा जिसको मैं मार सकता हूँ उसको मारना भी चाहिए। ये तो फिर आप अननेसेसरली जो है वो प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं। ये ज़रूर है कि कैलकुलेशन होनी चाहिए कि भाई किस बॉलर ने कितने ओवर किए, किस बॉलर ने आज बड़ी ख़तरनाक बॉलिंग की है, उसके कितने ओवर्स रह गए, उसको जब खेलेंगे तो बिल्कुल सिंगल पे इंसार करेंगे ये वो बस। और दूसरा सेकंड प्लान होता है कि वो कौन सा बॉलर है जिसको हमने हिट आउट करना है। तो इस तरह का मेरा ख्याल है कि जो थिंक टैंक वहाँ पे टूर पे होता है वो ड्रेसिंग रूम में प्लान वगैरह करते हैं। तो इस वक्त तो गुड लक पाकिस्तान की ये है कि मिसबा खुद खेल रहा है, जो कैप्टन है उससे अच्छी स्ट्रैटेजी कोई भी नहीं बना सकता। उसको देखना होगा, उसको ये सारा जो है दूसरे प्लेयरों को भी समझाना होगा, क्योंकि पिछले मैच में नासिर जमशेद ने बड़ा अच्छा 50 किया, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही मैं समझता हूँ कमज़ोर शॉट उसने खेला। तो मिसबा को चाहिए कि वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अपने साथ प्लेयरों को लेकर एंड तक चले। तो इंशाल्लाह मुझे तो ये जो विकेट हमारी है अपना मिसबा की और नासिर जमशेद की, इससे भी बड़ी उम्मीद है कि ये मैच को बनाएंगे और एंड वाले जो लड़के होंगे वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को मैच जीत कर देंगे। अच्छा कादिर साहब, ये फरमाइएगा, उससे पहले अब तो पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग हुई उसमें अब 200 जो इन्होंने साउथ अफ्रीका ने जो स्कोर किया, हमने देखा कि एक्स्ट्राज की एक खासी बड़ी तादाद आज हमें नज़र आई। तो ये ऐसा स्कोर होता है, ऐसे रन्स हैं जिनको कंटेन किया जा सकता है। नहीं, एक्स्ट्रा रन्स के अलावा भी समी भाई जो विकेट थी, देखें हम ये ज़रूर कहते हैं हमारे बॉलर जो हैं दुनिया में सबसे अच्छी हमारी बॉलिंग जो है वो बॉलिंग अटैक है। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई बॉलर भी ऐसा मुझे नज़र नहीं आता कि जो अपने दिन के ऊपर 5 आउट करके दूसरी टीम को बिल्कुल क्रश कर दे। तो ये हम अगर किसी को फिर इतने दर्जे देते हैं कि ये बहुत वर्ल्ड क्लास है और ये टॉप 10 में है और 2 इसमें, तो मैं समझता हूँ कि ये 235 रन भी मेरी ओपिनियन में ज़्यादा करवा दिए गए। अच्छा, आपने जिक्र किया नौजवान अमीन का जो आज खेलेंगे अभी आगे चलकर, तो ये तो इसमें कोई शक नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है, तवक्कुआत भी बड़ी हैं, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस का उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आज वो प्रेशर में भी नहीं होंगे? नहीं, बहुत अपना समी साहब, मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं आपको कि मैं जब चीफ सेलेक्टर था तो इस बच्चे को मैंने पिक किया था। उसके बाद ये वहाँ पे श्रीलंका में भी खेला और उसके बाद इंग्लैंड का पूरा टूर भी खेला, बट उसमें इसको कामयाबी नहीं मिली थी। अभी ये दोबारा फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आया है, वहाँ पे उसने फिर प्रूव किया, फिर रन्स किए और काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हासिल भी किया। तो मैं समझता हूँ कि उसको टीम में रहने के लिए भी वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट, वो एक स्टील माइंड, एक स्टील हार्ट बनाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा दुनिया को कि मैं वो टैलेंटेड लड़का हूँ कि जिसके ऊपर कौम को फ़ख्र होगा। तो मैं समझता हूँ उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंशाल्लाह अगर उसने आज मैच जितवा दिया, आज अच्छी इनिंग खेल दी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा फ्यूचर है पाकिस्तान का। अच्छा कादिर साहब, ये फरमाइएगा, इमरान फरत साहब पहले मैच में भी इज़ ए गुड प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये होता है इशू, हमने देखा दुनिया की दूसरी टीम्स में अगर कोई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हो या स्कोर ना कर रहा हो तो वो मज़ीद उसको इम्तिहान में नहीं डालते और उसकी जगह नया प्लेयर ले आते हैं। हमारे पास चॉइसेस मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान फरत को खिलाना क्या बहुत ज़रूरी था? नहीं, असल में होता ये है कि इमरान फरत जो है कई मरतबा बाहर हुआ, कई मरतबा अंदर आया,
इमरान फ़रत जो है वो जब भी कभी ऐसा होता है, अगर दो तीन मैचेस में वो बुरा प्लेयर नहीं है, वो हमेशा जब भी वापसी करता है उसमें रन्स भी कर देता है। ये 2 इनिंग्स में वो ज़रूर फेल हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसको कंसिस्टेंट प्लेयर समझता हूँ, क्योंकि दूसरे प्लेयरों की तरह नहीं, कई और प्लेयर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो कि अभी भी टीम में खेल रहे हैं, मैं समझता हूँ उनकी जगह नहीं बनती है टीम में। लेकिन इमरान फ़रत जो है वो दोनों मैचेस में आउट हुआ, बट स्टिल मैं समझता हूँ कि ही इज़ बेटर देन द अदर्स। तो आप अभी भी इस वक्त जो स्कोर है आप 62 हो गया है, आपकी जो बात है वो लग रहा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स सुनी है उन्होंने और वो भी उसी हिसाब से वो काम अपना बैटिंग कर रहे हैं। 62 स्कोर्स हो गया है। हाँ, तो आप बहुत पुरुमीद हैं, बहुत पुरुमीद हैं। मेरा ख्याल है कि लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छा, इस उम्मीद में आपका जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी होना इस उम्मीद की वजह है, अपनी टीम से मोहब्बत इसकी वजह है, या जो प्लेयर्स की कैपेबिलिटीज़ हैं आप उन पर एतमाद करके ये बात कर रहे हैं? समी साहब, बड़ा ही खूबसूरत आपने क्वेश्चन कर दिया। सुबह जब मैं दुनिया टीवी के ऊपर मैच के ऊपर तबसरा कर रहा था, तो मैंने उस वक्त आके बोला कि पता नहीं क्या बात है कि रात से ना मुझे एक इंट्यूशन सी हो रही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, और स्टिल वही चीज़ मेरे अंदर अभी तक है। हालांकि मैं इस तरह की बातें नहीं किया करता हूँ, बड़ी मतलब कम मेरे अंदर वो ऐसी बात होती है, मैं बड़ा प्रैक्टिकल माइंडेड आदमी हूँ, लेकिन ये मेरे अंदर है और अभी तक भी ऐसे है कि कोई ऐसी सेकंड थॉट मेरे अंदर नहीं आई। अभी भी मेरा दिल उसी तरह मजबूत है, मेरा दिल दिमाग में ऐसे ही आ रहा है कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। अच्छा, मैं इस अपॉर्चुनिटी को गनीमत जानते हो आपसे ये सवाल करूंगा, आपने वो एकेडमी वगैरह में भी कोचिंग का सिलसिला भी शुरू किया, एक बात का जवाब दीजिए कि एक वक्त था जब हमारे यहाँ बड़े वर्ल्ड क्लास बैट्समैन जिन पर बड़ा इत्मीनान का इजहार किया जाता था और वो स्कोर करते थे, बहुत कम होता था कि कौम उनसे मायूस हो, ना हमें वो बैटिंग लाइन उस तरह की नज़र आ रही है, और बॉलर्स भी जिस तरह आप थे बॉलर, या जिस तरह इमरान खान थे, वसीम अकरम थे, उस क्लास के बॉलर्स भी हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे। क्या करना चाहिए आगे हमें एक क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से? जी, मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री पाकिस्तान की देखता हूँ और जहाँ तक मैं कोई थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला, तो उसमें ये था कि हमें जब मुश्ताक मोहम्मद साहब बैटिंग करने के लिए आते थे तो हमें पहले 100% ये पता होता था कि वो 100 से पहले नहीं जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा टाइम गुजरा, तो फिर जब जावेद मियाँदाद मेरे साथ खेलते थे, तो मियाँदाद का भी ये था कि जब वो अंदर जाते थे तो कौम को भी ये पता होता था कि वो विकेट पे स्टे करेगा और आउट नहीं होगा और रन्स करेगा। ये चीज़ बिल्कुल लैक कर रही है, यानी ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि क्वालिटी लैक की है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बट क्रिकेट के अंदर जो है वो सिस्टम लाने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है और जस्टिस लाने की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें आ जाएँ तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर ख़ुद भी, अब आप देखें कि स्पिन कोच इंग्लैंड ने मुश्ताक अहमद को रखा हुआ है, वो हमारा बंदा है। अब यहाँ पे हमें भी अपने स्पिन कोच को टीम के साथ ज़रूर होना चाहिए, फास्ट बॉलर को भी होना चाहिए। अगर ये चीज़ें ग्रूम करेंगी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो हमें भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, जो कह रहे थे कि उन्हें बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम मैच जीतेगी और उन्हें सुबह से ही ये एहसास है कि ज़रूर ये मैच जीतेगी पाकिस्तानी टीम। देखते हैं नाजरीन, मैच इस वक्त जारी है, लेकिन अभी हम बात करते हैं इंटरनेट के जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान में अब यूट्यूब के बाद गूगल पर भी पाबंदी लगाए जाने की बात हो रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नई वज़ीर मुमलिकत अनूशा रहमान का कहना है कि अगर सर्च इंजन गूगल ने काबिल एतराज़ मवाद को यूट्यूब से ना हटाया तो गूगल को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। कहने को तो कई सर्च इंजन है, लेकिन दुनिया भर में इंटरनेट शायकीन गूगल को ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर यूट्यूब के बाद गूगल पर भी पाबंदी लगी तो इससे पाकिस्तान में नेट की दुनिया में एक भौचाल आ जाएगा। अनूशा रहमान ने तवक्को ज़ाहिर की है कि गूगल इंतज़ामिया नई मुंतखब हुकूमत की बात पर तवज्जो देगी, और लेकिन इससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी गूगल से ऐसा ही मुतालबा किया था, लेकिन गूगल का मौक़िफ़ था कि इसका पाकिस्तान से इस हवाले से कोई मुआहदा नहीं है। गूगल की जानिब से वाज़े जवाब के बाद वजारत ख़ारजा, दाखिला और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कानून ने इस हवाले से मुआहदे के मुसवदे पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन इस मुसवदे का क्या बना और काबीना से इसकी मंजूरी क्यों नहीं ली गई, इसका किसी को मालूम नहीं। इसके साथ अब ये जो खबर आ रही है कि गूगल सर्च इंजन जो है उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। कौम तो ये तवक्को कर रही थी कि यूट्यूब पर पाबंदी हट जाएगी क्योंकि उससे बड़ा नुकसान हो रहा था। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त टॉप स्टोरीज़ और एनालिसिस के साथ। अपना और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।